अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? तो हम अपनी तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट क्लास जो हमने पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि मेरी ग्रुप में ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने वॉइस नोट आपको भेजा था वो आपने सुन लिया होगा। तो हम शुरू करने लगे हैं कॉन्टैक्ट फ्रॉम रेवेन्यू विद कस्टमर्स। ठीक है। ये जो आपको लास्ट वीडियो होगी आपके इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। और इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट वन होगा और एक पार्ट टू होगा। पार्ट वन बेसिकली आपकी जो रिवीजन वगैरह से होगी उससे रिलेटेड होगा, और जो आपके रिमेनिंग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उसके ऊपर होगा। ठीक है। तो इसको आपने सेपरेटली लेना है पार्ट को। उसके बाद ये जो आपके क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपके, उनके ऊपर एक होगी साथ। इसके साथ आपके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना इस स्टैंडर्ड के, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं। तो वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने जब खुद करवाए हैं तो आपके पास पहले ग्रुप के अंदर फाइल शेयर कर दी जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है कि पहले उन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने फिर वो मेरी लास्ट से जो तकरीबन ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन होंगे, वो लास्ट से आपने वो वीडियो देख लेनी। ठीक है। उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया होगा, और वो हर क्वेश्चन तकरीबन आपके जितने भी टॉपिक्स हैं बीच में, जितने भी एरियाज मैंने कवर किए होंगे उनसे रिलेटेड हर पॉसिबल क्वेश्चन है। ठीक है। वो डिफरेंट एग्जामिन बॉडी से उठाया हुआ सवाल। तो ये सब कुछ था जो हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो हम अब इस सबको दोबारा से बनाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो टॉपिक था ना, ये था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है। तो इसको हम कहते थे IFRS 15। इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पहले भी दे चुका था। ठीक है। ओवरव्यू ये था कि IFRS 15 किसे डील करता है, रेवेन्यू और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइन करता है। ठीक है। इससे पहले आपका जो प्रीवियस स्टैंडर्ड हुआ करता था वो कौन सा था, IS 38। ठीक है। और IS 11। इसके अलावा भी छोटे छोटे इफ्रिक हुआ करते थे। वो रेवेन्यू के कुछ मेजर इश्यूज जो बाद में आए हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ISP के जानिब से निकाले गए थे, पब्लिश किए गए थे। तो बेसिकली इन दो के अंदर ना आपको रेवेन्यू रिकग्निशन कि आपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, और प्लस आपके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके एक टाइम पीरियड से शुरू हो, एक साल से शुरू होकर दूसरे साल तक जा रहे हो। ठीक है। एक साल से ज्यादा कवर कर रहे हो, या एक फाइनेंशियल पीरियड से शुरू हो और अगले फाइनेंशियल पीरियड के अंदर जाके खत्म हो, या दूसरे तीसरे चौथे फाइनेंशियल पीरियड में जाके खत्म हो। तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में हम अपना जो रेवेन्यू है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए जो स्टेप्स होते हैं वो सब कुछ हमने इसके बारे में सीखना है। ये तो थोड़ा इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पहले। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। एक क्विक रिवीजन होगी 10 से 15 मिनट। हमारा जो टोटल एजेंडा है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अच्छा जी। हम करने लगे क्विक रिवीजन जो अब तक हमने पढ़ लिया है, ताकि पूरी जो समरी है इस पूरे स्टैंडर्ड की एक समरी बने। ठीक है। हमने सबसे पहली बात जो पढ़ी थी वो क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना। मैं स्टेप वन के तौर पे लिख देता हूँ। हमने क्या सबसे पहले किस बारे में पढ़ा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहले ये देखो कि भाईजान दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ा था। ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें भी होनी चाहिए, ये चीजें भी होनी चाहिए, ये चीजें भी होनी चाहिए। उनका मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। एम्प्लॉयड का मतलब फिर मैंने आपको समझा दिया था कि होंडा वाले अगर मोटरसाइकिल सेल करते हैं तो इसके साथ इम्प्लॉयड सी बात है, इम्प्लॉयड सी बात है। ठीक है। इसको आप इम्प्लिसिट सी बात भी कह सकते हो कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट भी हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कि आप खुल के कोई बात ना करो, लेकिन आपकी ये नॉर्म्स हैं या फिर आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं कि जब भी आप एक मशीन प्रोवाइड करते हो, आप एक होंडा वाले को आप एक मोटरसाइकिल प्रोवाइड करते हो, आप डांस वाले एक मशीन प्रोवाइड करते हो, तो आप उसके साथ मेंटेनेंस सर्विसेज देते हो। तो ये एक बड़ी इम्प्लॉयड सी बात है, आपकी पास्ट प्रैक्टिसेज है आपकी। ठीक है। आपकी ये कोई स्टैब्लिश पैटर्न ऑफ पॉलिसीज है। तो आप इसमें क्या करते हो,
ये एक इम्प्लॉयड सी बात है, ये था इम्प्लॉयड का मतलब कि आप उसके साथ ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे दो पार्टीज के दरमियान तब तब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जब एक इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, एक इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हैं। वो चर्च वाली एग्जांपल आपको याद होगी कि हम जिस चीज को जाके इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि एक बंदे के ऊपर राइट है कि वो दूसरे बंदे से पैसे रिकवर कर सके और दूसरे बंदे का राइट है कि वो उसको गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करे। ठीक है। अगर दोनों पार्टीज में से एक भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरा बंदा उसको इन्फोर्स कर सकता है, यानी उसको उसके ऊपर कानूनी जो चाराजोई होती है वो कर सकता है। ठीक है। चाराजोई का मतलब क्या होगा जी, जो कानूनी अमल होता है उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकता है। अगर अच्छे लफ्जों में बोले तो उसके ऊपर उसको कोर्ट में घसीट सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है वो होली अनपरफॉर्म्ड है, अभी एक पार्टी ने कुछ नहीं किया। ठीक है। दो पार्टी, दूसरी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, एक पार्टी ए है दूसरी पार्टी बी है, उन दोनों में से इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये इसको 50 कंप्यूटर्स देगी और ये इसको क्या करेगी, बदले में 50 लाख रुपए देगा। तो अगर एक होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है और उस अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी ने अपनी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन अभी तक, जिन दोनों की ऑब्लिगेशन है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई, जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इसका राइट था कि इसको कंप्यूटर मिल जाते हैं और इसका राइट था कि इसको पैसे मिल जाते हैं, अगर ये होली अनपरफॉर्म्ड है और दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और दोनों के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो हम कहेंगे ऐसा सा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड एब इनिशियो होगा। वाइड एब इनिशियो उसका मतलब कि शुरू से क्या होगा, ये ऐसा सा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि ये ऐसा सा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम एज्यूम करके चलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से था ही नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ईच पार्टी के राइट जो है ना वो आइडेंटिफाइबल हो, जो पेमेंट का मेथड हो आइडेंटिफाइबल हो, पेमेंट आइडेंटिफाइबल हो, क्या हम डिलीवर करने लगे हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है। किस टाइम पे हमने डिलीवर करना है, पेमेंट किस टाइम पे देनी है, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जो हमने देनी है पेमेंट, जो हमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करनी है उसके लिए हमें कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जो आपने प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज के बदले एक सेलर को मिलती है। ठीक है। ये हम पूरा जो स्टैंडर्ड पढ़ने रहे हैं ना, ये एक सेलर के एंगल से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कौन करता है, सेलर। ठीक है। तो हम ये सेलर के एंगल से पढ़ रहे हैं सारी बात। अच्छा, इसके बाद मैंने लास्ट बात की थी कंस्ट्रक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। बोतलों वाली एग्जांपल्स आपको याद होगी, दूध वाली एग्जांपल आपको याद होगी। तो यहाँ तक जी हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर लिया था। बट इफ ऐसा हो जाए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी डेफिनेशन डज नॉट मीट, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी डेफिनेशन ना मीट हो रही, मतलब जितनी भी हमने एक शर्तें रखी है ना वो शर्तें पूरी ना हो रही, तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी मिस्टर ओन के नाम से एक सवाल करवाया था कि मिस्टर ओन साहब ने आपसे एक सवाल पूछा था हमसे कि हमारा अगर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी डेफिनेशन मीट नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, कि हम रेवेन्यू बुक कर लेंगे। तो उसका जवाब है नहीं, हम IFRS 15 के तहत रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट ना होने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए है बंदा और एक बंदा बी है, उन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी इसको प्रोवाइड करेगा 500 गुड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और ये बदले में इसको 10,000 रुपीज देगा। ठीक है। ये बदले में इसको 10,000 रुपीज देगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेज थी ना, वो क्लॉजेज कौन कब देगा, कैसे देगा, पेमेंट का मेथड क्या होगा, ये सब कुछ ना आइडेंटिफाइबल नहीं था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं हुआ था, आप इसको ये कह सकते हो। ठीक है। एग्जामिन एग्जामिनेशन की जो वर्डिंग होगी आपकी वो यही होगी, कॉन्ट्रैक्ट आपका ना करेक्टली ड्राफ्ट नहीं हुआ था, या ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट अपनी डेफिनेशंस को क्या कर रहा था, मीट नहीं कर रहा था। तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा, तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अपने पास। आल दो इस बंदे ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि इस बंदे ने अगर हमें पैसे दे दिए एडवांस में, तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट और जो हमारे पास पैसे मिले हैं उसको अपने पास एक लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्ट तो अभी इसकी तो जो कंडीशन तो वो मीट ही नहीं हुई है कॉन्ट्रैक्ट की ना। मतलब किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये नल एंड वाइड हो जाए। ठीक है। मतलब वो कोई भी इन्फोर्स कर सकता है जाकर कि सर ये देखें हमारे दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मैं इसको बोतलें देना ही नहीं चाहता, ये जो 500 गुड्स है मैं इसको सेल आउट करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं इसको पैसे दे चुका हूँ, इसको कहो कि मुझे पैसे वापस करे, तो हम अपने पास इसको एक लाइबिलिटी के तौर पे बुक कर लेंगे। अगर हमें पैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रीच हो गया तो हम इस लाइबिलिटी को उल्टा देंगे, लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे अपने पास से, लाइबिलिटी किताबों में खत्म कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, उस बंदे के पैसे वापस कर देंगे। ठीक है। ये तो है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी तो डेफिनेशंस को मीट नहीं कर रहा और आगे जाके भी हमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। व्हाट इफ हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ही नहीं। ठीक है।
अब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी डेफिनेशन मीट नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, अगर हमें कोई पैसे मिल गए तो उसको अपने पास लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लो, और हमने एक गुड्स भी डिलीवर कर दिया। हमने क्या कर दिया, गुड्स भी डिलीवर कर दी। हमारे पास से जब गुड्स चलेगी तो हम अपने पास एक राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसिड डेबिट कर लेंगे, कि हमें जो एसिड है ना उसका एक राइट, हमें करना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे सेल बुक करनी चाहिए थी और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल बुक करनी चाहिए थी, लेकिन हमने वो बुक नहीं की। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसिड, के एसिड को वापस लेने का राइट हमारे पास है। वो बंदा हमें हमें पैसे दे गया और हमसे एसिड ले गया, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ना ब्रीच हो सकता है, कभी भी कोई इधर पार्टी उसको तोड़ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री तो चलेगी, तो हमने अपने पास इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देना। ठीक है, और राइट एक बुक कर लेना कि भाई ये हो सकता है ये इन्वेंट्री हमारे पास वापस आ जाए। तो जिस दिन हमारे पास इन्वेंट्री एक्चुअली में वापस आएगी, जिस दिन हमारे पास इन्वेंट्री एक्चुअली में वापस आएगी, तो उस दिन हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को डेबिट करके और राइट ऑफ रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन लेकिन ऐसा तो तब होगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच हो जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर एक सिचुएशन ये क्रिएट होती है, ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। ये तो मैं आपको सिर्फ एंट्रीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ऐसा सीन हो, ऐसा सिनेरियो हो कि ये सारी सिचुएशन हो आपकी, ठीक है, ये क्या हो, ये सिचुएशन हो, कोई बंदा आया आपको पैसे दे गया और आपने उसको गुड्स डिलीवर कर दी, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ है ना क्लॉजेस, वो सही अप्रोप्रिएटली ड्राफ्ट नहीं हुई हुई, इधर पार्टी के जो आपके राइट और ऑब्लिगेशन है ना क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, अगर ये तीन काम हो गए ना, अगर ये तीन काम हो गए तो आप कहोगे कि आप फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। पहला काम क्या है कि जो एंटिटी है ना, एंटिटी ने जो प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज है ना वो ट्रांसफर कर दी। ये मैं बोलता जा रहा हूँ, आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एंटिटी ने जो प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज हैं वो क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी कस्टमर को। ठीक है, और कस्टमर है जो उसने पेमेंट कर दी, कस्टमर ने भी पेमेंट कर दी। ठीक है, और वो जो पेमेंट है ना वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब हमने उसको वापस नहीं करना। ठीक है, एंटिटी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी हो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज आपने ट्रांसफर कर दी हो। ठीक है, जो भी ट्रांसफर करनी थी, जो भी प्रॉमिस थी वो आपने उनको ट्रांसफर कर दी हो। मजीद अब एंटिटी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन बाकी ना हो कि अभी उसने फर्दर उसने कुछ डिलीवर करना है, और कस्टमर ने भी पेमेंट कर दी, और वो पेमेंट भी नॉन रिफंडेबल है। तो हम इस सिनेरियो में कहेंगे कि आप भाईजान आप रेवेन्यू बुक कर लो। आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर दो अपने पास किताबों में। ठीक है, बेशक बेशक आपकी जो डेफिनेशन है ना कॉन्ट्रैक्ट की वो मीट ना हुई है, बेशक आपकी डेफिनेशन मीट ना हुई है, और ये जो RORA है आपका, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट, अभी क्या राइट हमेशा किताबों में नजर आता रहेगा? नहीं, अब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये तीनों डेफिनेशन मीट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रेवेन्यू बुक किया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो लाइबिलिटी भी किताबों से खत्म होगी और वो जो राइट था वो भी किताबों से खत्म हो गया, और रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होगी। ये बातें थी, तो इसको आपने देख लेना। ऑल दो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट ना हो रही हो, लेकिन ये तीन पॉइंट मीट हो रहे हो, तो आप तब भी रेवेन्यू को अपने पास रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, इन सिचुएशंस के अंदर, वरना आपने लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना है और आपने एक राइट ऑफ रिटर्न, ये सारी थ्योरेटिकल बातें थी। ठीक है, इतनी डिटेल में तो आपकी उसमें लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन मैं सिंपली इसके ऊपर सवाल बन के आ सकता है कि, तो ये आपने ना अपने पास नोट डाउन करते रहना सारी चीजें। तो मेरे पास थोड़ी चीजों को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जरा जगह को साफ कर रहा हूँ। चलिए जी, जल्दी जल्दी हो जाओ। अच्छा, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट ना हो रही है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था जी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो होती हैं, कि हमने आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हमने कितने क्या प्रॉमिस किया, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया किसी कस्टमर के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या प्रॉमिस किया गया। आइदर हमने कोई गुड्स प्रोवाइड करनी है और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या हमने कोई दोनों चीजें प्रोवाइड करनी है, और कितनी गुड्स प्रोवाइड करनी है, कितनी सर्विसेज, कितने टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो हर एक सेपरेट थिंग जो हमने उनको प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज अगर हमने रेंडर करनी है, गुड्स हमने प्रोवाइड करनी है, तो हम उनको क्या करेंगे कि हमारी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, प्रॉमिस टू डिलीवर सम गुड्स और सर्विसेज, तो वो हमारी क्या होगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर हमने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिर करते हैं, इस मार्कर को मेरे ख्याल से चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने पास देखते हैं कि जो हमारी गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, हर डिस्टिंक्ट गुड के लिए हम अलग से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है,
डिस्टिंग गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्टिंग गुड्स ऐसी गुड्स को कहते हैं कि जो हम मार्केट में अलोन सेल कर सकते हैं, मार्केट में अकेली वो स्टैंड अलोन मार्केट के अंदर अकेली बेची जा सकती हैं, या फिर अगर हम उनको कंबाइन कर दें किसके साथ, इन तीन चीज़ों के साथ, तो हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। या हम उसको मार्केट में अकेले बेच बेच के बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो मार्केट में हमारी बिकती हो चीज़ अकेली, या फिर हम उसको अगर कंबाइन कर दें किस चीज़ के साथ, वो चीज़ जो ऑलरेडी हेल्ड बाय कस्टमर है, या फिर ऑलरेडी हेल्ड बाय हमारे सप्लायर है, या ऑलरेडी हेल्ड बाय क्या है, ये ऑलरेडी हेल्ड इन मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो इनके साथ कंबाइन कर रहे हैं तभी हम कहेंगे हमारी डिस्टिंक्ट गुड है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारी ऐसी तीन सिचुएशन है जिसके अंदर ये सारी चीजें अलग अलग तो डिस्टिंक्ट गुड्स होंगी, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किस चीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या हो जाएंगी, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएंगे, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी मेन एग्जांपल मैंने आपको बाथरूम दी थी। अगर कोई कंपनी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो जो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी है, या फिर हमने जो गुड्स हमने डिलीवर किए हैं वो एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, वो हाईली डिपेंडेंट है, ठीक है, और एक तीसरी सिचुएशन थी, तो हम क्या कहेंगे उसमें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम वॉशरूम प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल, लेबर और जितनी भी सारी चीज़ें हैं सैनिटरी की, वो सारी क्या है, ऑल दो सेपरेटली डिस्टिंक्ट है, लेकिन अब हमारा जो प्रॉमिस वादा है वो हमने क्या प्रोवाइड करना है, वॉशरूम, तो उसके लिए हमारी एक ही डिस्टिंक्ट गुड है, वो क्या है, बाथरूम। तो ये थी पुरानी बातें जो हमने पढ़ ली थी। ठीक है जी, उसके बाद हमारा, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने IFRS 15 को रिवाइज करना है ना, तो आपने ये 5 स्टेप को रिवाइज कर लेना डिटेल से, तो आपका क्या हो जाएगा, IFRS 15 रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 3 था वो क्या था, आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन प्राइस को। तो ट्रांजेक्शन प्राइस बहुत लंबी बात थी इसके ऊपर, तो ट्रांजेक्शन प्राइस के ऊपर हमने काफ़ी सारी डिटेल पढ़ी थी। ट्रांजेक्शन प्राइस हमने कहा था जी, ट्रांजेक्शन प्राइस में बहुत सारी चीज़ें थी। ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब क्या भाईजान, जिस प्राइस के ऊपर हमें हमने चीज़ों को डिलीवर किया और इसके बदले में हमें क्या मिलना है, इसके बदले में हमें क्या मिलना है, कंसिडरेशन मिलनी है, जैसे कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात जो रह गई थी कि हमने सबसे पहले एक जो सवाल देखा था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि हम उसमें क्या करते थे, 5 स्टेप मॉडल में रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते थे। ट्रांजैक्शन प्राइस पे आने से पहले मैं जरा हम छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ, आपको याद होगा कि हम स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालते होते थे। ठीक है, फिर हम यहाँ कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक बाइक दी और उसके साथ हम ट्यूनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इम्प्लाइड सी बात है कि होंडा ट्यूनिंग सर्विसेज भी देगा, तो जो बाइक की कीमत है वो तकरीबन, आप एज्यूम कर लो 100 है और ट्यूनिंग सर्विस है 20, तो ये 120 की बनती हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, ऊपर आप थाउजेंड्स लिख लेना खुद ही। तो हम सिंपली कहेंगे कि हमने ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, कितने की प्रोवाइड कर दी है, 100 की। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने 80 की प्रोवाइड की है, या ये चीज़ मैंने 90 की प्रोवाइड की है, और ये मैंने कितने की प्रोवाइड की है, 10 की। एग्जाम्पल एलोकेट कर लेते थे ना, एलोकेशन कैसे करते थे कि हमने जिस चीज़ को तकसीम करना है उसको ऊपर रख दो, और जिन दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिवाइड करना है उनके टोटल से डिवाइड करो 120, और सेपरेटली उनके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाओ। इसका शेयर निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करो, उसका निकालना था 20, तो इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने ज्यूम किया फिगर, बाद में सर ना खपाते रहना कि कहाँ से आई थी। तो हम कहेंगे कि जनरली हमने क्या किया, ये 100 रुपए की दी है। 100 अगर वो अकेले अकेले खरीदता है इस टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से हमने उसको कितने की दे दी है ये, कि आप भाईजान हमसे मोटरसाइकिल तो ले रहे हो, अगर आप ट्यूनिंग सर्विसेज ज़्यादा लोगे तो 20 रुपीज़ की आपको ट्यूनिंग सर्विसेज मिलेंगी 3। ठीक है, एक कितने की मिल जाएगी निकाल लेना, डिवाइड बाई 3 करके। तो हम कहेंगे कि आप ना ऐसा करो कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लो, हम ना आपको ये दोनों चीज़ें 100 रुपये में दे देते हैं। क्या याद करोगे आप भी? तो हम सबसे पहले स्टैंड लोन प्राइसेस निकालते थे, ट्रांजैक्शन प्राइस में उसको एलोकेट कर देते थे। ठीक है, फिर रेवेन्यू बुक करते थे। हम कहते थे जो हमने रेवेन्यू, तो एक ही केस के ऊपर बुक होता है ना, कि जब हमने रिस्क एंड रिवार्ड क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर करने का मतलब हमने चीज़ को हैंड ओवर कर दिया। तो उस केस के अंदर हम क्या कहते थे कि जिस चीज़ का रिस्क एंड रिवार्ड आपने ट्रांसफर कर दिया, जो चीज़ आपने डिलीवर कर दी है ना, उसका तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। हम कहते थे भाईजान ये बंदा हमें आया, पैसे दे के चले गया, कैश डेबिट 100 से, और जो बाइक है ना उसका रेवेन्यू, बाइक का जो रेवेन्यू हमने उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि बाइक तो हमने डिलीवर कर दिया, बाइक का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दिया है, तो बाइक हमें ट्रांजेक्शन प्राइस हमने एक्चुअली में 90 रुपए का बेचा है। बाइक हमने 90 रुपए की बेच दी, और अपने पास एक लाइबिलिटी बुक कर लेनी है कि ये 10 रुपए की जो लाइबिलिटी है ना, ये हमारी किताबों में नजर आएगी, क्योंकि हमने अभी अभी हमने इसके अगेंस्ट हमने अभी क्या किया, अभी हमने प्रोवाइड नहीं की। इसके अगेंस्ट हमने अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। इसके अगेंस्ट हमने अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की।
तो हम कहेंगे कि इसका रेवेन्यू हम ओवर टाइम बुक करेंगे। ओवर टाइम का मतलब जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो आएगा, ट्यूनिंग सर्विसेज लेता जाएगा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। तो रेवेन्यू को क्या करते रहेंगे, रिकॉग्नाइज। अच्छा जी, हम कहेंगे कि 1 साल गुजर गया, 1 साल बाद आया, उसने एक ट्यूनिंग सर्विस ली, तो हम अब एक लाइबिलिटी को खत्म करेंगे किताबों से और एक ट्यूनिंग सर्विस का रेवेन्यू अपने पास बुक कर लेंगे। हम कहेंगे कि भाईजान ये जो 20 है ये 3 ट्यूनिंग सर्विस का रेवेन्यू है, तो हमें एक का रेवेन्यू बता दो। तो वट एवर द आंसर इज, आपने निकालना है। सवाल पहले भी मैंने आपको डिटेल से करवाए हुए हैं, तो मैं बस एक क्विक रिवीजन दे रहा था। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमने अपना जो रेवेन्यू है ओवर टाइम बुक किया है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने सर्विसेज ट्रांसफर की हैं उसको, तो हमने रेवेन्यू को आहिस्ता आहिस्ता अपने पास किताबों में रिकॉर्ड किया। अच्छा जी, ये थी जो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने वाली बात, और हमारा 5 स्टेप मॉडल काम कैसे करता है। तो हम जी वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो हमारा था जी, ट्रांजैक्शन प्राइस को हम पढ़ने लगे थे। मैं कोशिश करूंगा कम्प्रीहेंसिवली पूरा स्टैंडर्ड इसके अंदर कवर अप करवा दूंगा, ताकि एक क्विक अच्छी रिवीजन हो। जब भी आपने IFRS 15 को रिवाइज करना हो तो ये 2 वीडियोस आप ले लो, तो IFRS 15 आपका तकरीबन एग्जाम स्टैंडर्ड तक आ जाए, तकरीबन ये ऑलमोस्ट आ ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद हमने जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के ऊपर बात कर ली थी, और ट्रांजेक्शन प्राइस पे आ गए थे हम जी। हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस में हमने पढ़ा था कि जी हमारी कुछ ट्रांजेक्शन प्राइस में हमें कुछ कैश भी मिल सकता है। ठीक है, वो बंदा हमें कुछ कैश दे दे, या फिर ऐसे हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, SFC का मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, वो बंदा हमें वादा करे कि भाईजान मैं आपको ना अभी अभी पैसे दे देता हूँ, आप मुझे गुड्स है ना यहाँ डिलीवर कर दो। तो हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की थी कि गुड्स यहाँ मिलनी हो और ये कैश हम यहाँ डिलीवर कर दें, एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपने इस बंदे ने, ये कौन है, बायर, और ये बंदा कौन है, सेलर। ये बंदा सेलर और ये बंदा कौन है, बायर। तो बायर ने सेलर को क्या दिया हुआ, लोन। तो आपने अपने पास एक लाइबिलिटी बुक करनी है, जैसे आप लोन बुक करते हो। तो लाइबिलिटी बुक करोगे और आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट एक्सपेंस को शो करोगे। तो नेट में तो हमारे पास जो हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, अब इस वाले केस में हमारा क्या सीन था कि हमारा जो रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था और साथ एक इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था। तो नेट हो गया हमारा रेवेन्यू उतना ही आ रहा था। इसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं। दूसरे सिनेरियो ये था कि वो बंदा गुड्स यहाँ पे डिलीवर कर दे और पैसे यहाँ पे देने हो। तो हमने सिंपली क्या कहता है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हमने निकाल लेना है। प्रेजेंट वैल्यू में हमने सिंपल डिस्काउंटिंग तब करनी है जब हमारी जो फिगर्स हैं वो आइडेंटिकल ना हो। फिगर्स यहाँ 10 मिल रहा है ईयर 1 पे, ईयर 2 पे यहाँ 20 मिल रहा है, ठीक है, ईयर 3 पे कुछ भी नहीं मिल रहा, ईयर 4 पे फिर अमाउंट मिल रही है 4 रुपये। तो हम इन सबको इसको 1 साल, इसको 2 साल और इसको 3 साल पीछे बुला के डिस्काउंट कर लेंगे, और जो फार्मूला था वहां पे आपको मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा, एन्युटी का फार्मूला तब लगता है जब भी हमारे पास डिफरेंट सेम अमाउंट्स हो और उनके दरमियान जो टाइम पीरियड है वो भी सेम हो। ठीक है, और वो कंजेक्टिव अमाउंट्स हो, मतलब हर साल बराबर फायदा मिल रहा है हमें। ठीक है, हमें 10 इस साल भी मिला, 10 इस साल भी मिला, 10 साल, तो हम एन्युटी का फार्मूला लगा लेते थे। ये तो पुरानी बातें थी, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट से रिलेटेड। अच्छा, ये हमने पढ़ ली थी। दूसरे वाला केस था जिसमें हमारी गुड्स हमने यहाँ पे डिलीवर कर दी थी। मेरे ख्याल उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। जिसने वो देखना हो वो जाके हमारी पिछली वीडियो में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अच्छी तरीके से देख सकता है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर को। उसके बाद हमने पढ़ा था जी हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन सकती है। ये आपके लेवल पे ना जो लॉन्ग क्वेश्चन में टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकता आपके लेवल पे। तो वेरिएबल कंसिडरेशन को आपने बस एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू देख लेना इसका। बाकी मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिला के छोटा सा सिनेरियो समझा दूंगा। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास लेसर नंबर ऑफ आउटकम हो ना, लेसर नंबर ऑफ आउटकम, ये मेरी सारी बातें मैं लिखूंगा, काम मुंह से जो बोल रहा हूँ आपने नोट डाउन करते जाना साथ साथ रोक के चीजों को। अगर हमारी लेसन नंबर ऑफ, ये पहले मैंने प्रोवाइड भी कर दिया आपको, वैसे लेसन नंबर ऑफ आउटकम हो तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कॉन्टैक्ट किया A एंड B। भाईजान अगर आपने इसको वॉशरूम बना के देना है और इस बंदे ने आपको क्या करना है, 1000 रुपये देने, प्लस प्लस 20 रुपये कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि आपने, अगर इस बंदे ने वो वॉशरूम चेक करवाना है किनको, हमारे जो सोसाइटी वाले रेटिंग्स देते हैं। सर सोसाइटी वाले कहते हैं कि ये जो ग्रेड A का वॉशरूम है बहुत लेवल का वॉशरूम है, और एक ग्रेड C का वॉशरूम है, ग्रेड B का वॉशरूम है, ये घटिया वॉशरूम है। अगर हमारी सोसाइटी वालों ने ग्रेड A दे दिया हमारे वॉशरूम को, हमारे घर के वॉशरूम को, कि ये तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना हुआ है, तो कंपनी वालों जो तुमने हमें वॉशरूम बना के दिया हम तुम्हें उसके 20 रुपये और दे देंगे। तो वेरिएबल ये होगी, वेरिएबल कंसिडरेशन, मतलब हमें 1000 रुपये तो मिलना है। हम अब रेवेन्यू को 1000 पे रिकॉर्ड करें या उसके अंदर 20 जमा करके 1020 के ऊपर 1020 पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, अब सिचुएशन ये है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपके पास अगर लेसन नंबर ऑफ आउटकम होना, यानी 1 2 3 आउटकम्स हो, तो उसमें आप देख लो हाईली प्रोबेबल क्या, हाईली प्रोबेबल जिसके अक्कर होने का चांस ज्यादा है। तो हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा चांसेस है, इट इज प्रोबेबल डैट, हाईली प्रोबेबल डैट, कि
ग्रेड ए मिले हमारे वाशरूम को, तो हम कहेंगे चलो जी 1020 आप आपका रेवेन्यू है, इसको रेवेन्यू को 1020 पे रिकॉर्ड कर लो। व्हाट इफ के सिचुएशन ये हो के हमें उम्मीद हो के हमें ग्रेड बी मिल रहा है, हम ऐसा वाशरूम बना ही नहीं पाएंगे, कुछ तो में कोई नहीं बना पाया, तो हम क्या करेंगे 1000 पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे अपने को। अच्छा जी, मैं इस क्लास को यहाँ तक रखता हूँ और इसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो मेरे ख्याल इसके 3 पार्ट्स बन जाएंगे, तो आपने इसको जरा इत्मीनान से लेना है। इसके बाद हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद करता हूँ इसमें सारी हम चीज़ों को कवर अप कर लेंगे और उसके बाद हम पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। तो वेट फॉर पार्ट 2।